आज हम पढ़ेंगे राइटिंग। जैसे कल हमारा ख़त्म हो गया था सेक्शन 141 का, हमने अनलॉफुल असेंबली पढ़ा था। कल पूरा हमने अनलॉफुल असेंबली कंप्लीट किया था। ठीक वैसे ही आज हम राइटिंग मतलब बलवा पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा हम जैसे मैंने कल भी आपको 3 सेक्शन बताए थे राइटिंग के, पर आज मैं आपको पूरा कंप्लीट स्टार्टिंग से एंड तक बता देती हूँ। ओके, चलो हम स्टार्ट करते राइटिंग। सेक्शन 146। देखो, ये 3 पार्ट्स में अपन पढ़ेंगे। पहले 146 से अपन पढ़ेंगे 148 तक, उसके बाद हम पढ़ेंगे 152 से 156 तक कंटिन्यूसली। पर उसमें 153A जो है, 153A से 153B तक वो अलग सेक्शन है। ओके, तो वो मतलब वो किसी और चीज़ से डील करते हैं, तो वो हम कल पढ़ेंगे। आज हम 146 से पढ़ेंगे कंटिन्यूसली 156 तक, वो आप देखें। चल, राइटिंग क्या है? ये राइटिंग क्या कहता है? हुएवर फोर्स नहीं, वेन एवर force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offence of rioting। मतलब पहले इसका हिंदी आप सुनिए 146 का, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बलवा करना, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। देखो, ये सिंपल लैंग्वेज में ये कहता है कि अगर कोई भी अनलॉफुल असेंबली है, उसमें उस असेंबली में अनलॉफुल असेंबली में एक अनलॉफुल कॉमन ऑब्जेक्ट को पाने के लिए बल का प्रयोग कर लिया गया है, मतलब फोर्स का या फिर वायलेंस का प्रयोग कर लिया गया है, तो वो क्या कहलाता है? रायोटिंग। ओके, मतलब कहीं भी अगर अनलॉफुल असेंबली है, 5 या 5 से अधिक लोग हैं और उन लोगों ने वायलेंस का और फोर्स का यूज़ कर लिया है अपने ऑब्जेक्ट को पाने के लिए, जो उन सभी का कॉमन ऑब्जेक्ट है, उसको पाने के लिए उन लोगों ने यूज़ कर लिया है उस चीज़ का, तो वो चीज़ क्या, वो अनलॉफुल असेंबली काय में तब्दील हो जाएगी? वो असेंबली तब्दील बलवा में। बलवा का हिंदी मीनिंग अगर आप समझें तो बलवा मतलब 2 वर्ड से मिलकर बना है, तो यहाँ पे बल का अगर यूज हो रहा है तो वो चीज़ हो जाएगी बलवा। गॉट इट? यहाँ पे हमने बलवा में 5 इंग्रेडिएंट पढ़े थे, रायोटिंग में 5 इंग्रेडिएंट पढ़े थे कि रायोटिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको फिर बता देती हूँ। पहले तो अनलॉफुल असेंबली के जो इंग्रेडिएंट होते हैं वही यहाँ पे भी इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब 5 सदस्य होना ही चाहिए, 5 या 5 से अधिक। सेकेंड इंग्रेडिएंट क्या कहता है? सेकेंड इंग्रेडिएंट कहता है कि इसमें ज़रूरी है कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होना। जैसे अनलॉफुल असेंबली का भी इंग्रेडिएंट ये था कि सभी का ऑब्जेक्ट जो है वो कॉमन होना चाहिए। कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल नहीं, कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब थर्ड हमारा आता है, थर्ड इंग्रेडिएंट क्या कहता है? इसमें सिर्फ ये जो थर्ड वाला है यही अनलॉफुल असेंबली को रायोटिंग में तब्दील करता है। मतलब कि यहाँ पे अगर आपने फोर्स का या फिर वायलेंस का यूज़ कर लिया तो वो रायोटिंग हो जाएगी। तो यही इंग्रेडिएंट है, थर्ड इसेंशियल हमारा जो है रायोटिंग का, वो यही है कि रायोटिंग में ज़रूरी है फोर्स का यूज़ करना या वायलेंस का यूज़ करना। गॉट इट? हमारे फोर्थ इंग्रेडिएंट पे आते हैं। फोर्थ क्या कहता है? दैट फोर्स एंड वायलेंस यूज्ड शुड बी इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। जो फोर्स और वायलेंस का यूज़ हुआ है वो इसलिए हुआ है ताकि जो ऑब्जेक्ट है, कॉमन ऑब्जेक्ट है उन सभी मेंबर्स का उस असेंबली के, वो उसको पाने के लिए उस फोर्स और वायलेंस का यूज़ किया। कोई और ऑब्जेक्ट या इंटेंशन नहीं है, उनका इंटेंशन यही है कि उन लोगों ने जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसको पा सके। गॉट इट? ये हुआ। और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ज़रूरी नहीं है कि पर्सन के अगेंस्ट में ही रायोटिंग की जाए। कई बार प्रॉपर्टी को हथियाने के अगेंस्ट में भी की जा सकती है, या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है, इनएनिमेट रीज़न भी हो सकता है। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था, दीवार तोड़ दी। जैसे कई बार दीवार बहुत इंपॉर्टेंट रखा जाता है, वो टेरिटरी डिसाइड कर देता है। दीवार एक मतलब पर्टिकुलर वॉल जो होती है, दीवार होती है, वो एक प्लेस की टेरिटरी डिसाइड कर देता है। अब किसी ने वही दीवार तोड़ दी तो रायोटिंग होना जायज़ है, तो वो चीज़ भी मैटर करती है। ठीक है, काम कर रहे तो किस सेक्शन के अंदर आएंगे? तो हाँ,
तो आयुष उसमें सेक्शन 34 लग जाएगा, उसमें अनलॉफुल असेंबली नहीं लगेगा, उन लोगों का कॉमन इंटेंशन हो जाएगा। उसमें फिर 5 लोग से अगर कम हुए मेंबर्स तो फिर वहाँ पे अनलॉफुल असेंबली नहीं होगा, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली या रायोटिंग इन सभी के लिए ज़रूरी है, कंपलसरी इंग्रेडिएंट है या एसेंशियल बोल सकते हैं कि 5 या 5 से अधिक मेंबर्स होना चाहिए। ओके, हाँ, तो हम रायोटिंग के इंग्रेडिएंट पढ़ रहे थे। रायोटिंग के इंग्रेडिएंट कहते हैं दैट फोर्स एंड वायलेंस यूज्ड शुड बी इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे हमारा रायोटिंग का सेक्शन 146 होता है ख़त्म। इसका कहने का यही सेंस था कि 5 लोग हो और वो लोग अनलॉफुल असेंबली जैसा ही कुछ कर रहे हैं, बस वहाँ पे फोर्स का या वायलेंस का यूज़ हो गया तो वहाँ पे रायोटिंग कमिट हो गई। गॉट इट। अब बस यही है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि पर्सन के अगेंस्ट में ही हो रायोटिंग। जो रायोटिंग है वो किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में भी हो सकती है या कोई इनएनिमेट चीज़ के अगेंस्ट भी हो सकती है। डन। अब हम आते हैं सेक्शन 147 पे आईपीसी के। आईपीसी का 147 क्या बताता है? पनिशमेंट ऑफ रायोटिंग। पनिशमेंट बताता है बलवा की। ठीक है, ये क्या कहता है? हूएवर, जो भी गिल्टी होगा, हूएवर इज गिल्टी ऑफ रायोटिंग शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years विथ फाइन और विद बोथ। मतलब कि जो भी रायोटिंग कमिट कर रहे हैं, जो भी गिल्टी है रायोटिंग के, उन लोगों को 2 साल तक की सज़ा मिल सकेगी। ओके, विथ फाइन और विथ बोथ। इसका हिंदी आपको पढ़ना है तो मैं आपको पढ़ देती हूँ। बलवा करने के लिए दंड, जो कोई बलवा करने के दोषी होगा वह दोनों में से किसी भी बात, मतलब कोई भी डिस्क्रिप्शन हो सकता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट या रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ओके, तो वो 2 साल तक की हो सकेगी उसको। यहाँ पे हमारा 147 भी होता है ख़त्म। अगर आपको 146, 147 और 148 कुछ ज़्यादा ही डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है या फिर कुछ ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ना है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, कल का वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने 146, 147 और 148 पूरा डिटेल में बताया था। ओके, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपका रिविज़न हो जाए एक तरीके से। हाँ, तो हम आते हैं 148 पे। आईपीसी का सेक्शन 148 क्या कहता है? ये कहता है रायोटिंग आर्म्ड विथ डेडली वेपन। देखो, पहले उसने रायोटिंग का मीनिंग बताया। सबसे सिंपल तरीका है इसको याद करने का। पहले उसने रायोटिंग का मतलब बताया, फिर उसकी पनिशमेंट बताई, फिर बताया कि अगर रायोटिंग एक बड़े लेवल पे हो, मतलब जो लोग रायोटिंग में शामिल हो रहे हैं वो लोग एज एन एक वेपन ले रहे हैं जिससे लोगों की डेथ भी कॉज हो सकती है, तो वो उसका मतलब फॉर्म बढ़ गया। पहले रायोटिंग इजी लेवल पे बताया, फिर उसका उसने पनिशमेंट बताया, अब लेवल बढ़ गया है। अब उसमें रायोटिंग के साथ उसने बता दिया कि उसके साथ रायोटिंग में औजार हैं, कुछ ऐसे औजार, टूल्स या फिर कुछ ऐसे वेपन जिससे डेथ कॉज हो सकती है किसी की। ठीक है, तो लेवल बढ़ गया यहाँ पे रायोटिंग का। ओके, तो ऐसे आपको याद करना है 146, 147, 148। ओके, ठीक वैसे अनलॉफुल असेंबली में भी हमने पढ़ा था। लेवल वाइज आप अगर याद करोगे तो आपको ईजिली सेक्शंस याद होंगे। हाँ, तो हम 148 पे आते हैं। 148 क्या कहता है? रायोटिंग आर्म्ड विथ डेडली वेपन। ये कह रहा है whoever is guilty of rioting being armed with a deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। अब यहाँ पे जैसे रायोटिंग का लेवल बढ़ गया है तो यहाँ पे पनिशमेंट बढ़ गया है। पनिशमेंट क्या गया यहाँ पे? 3 साल या 3 साल के साथ फाइन और विथ बोथ। ओके, मतलब अगर कोई भी पर्सन, कोई भी अगर वो अपने साथ उस असेंबली में रायोटिंग के पर्पस से हो सकती है तो वो इस चीज़ के तहत पनिशबल होगा। अब मान लो 6 लोग हैं एक असेंबली में। हाँ, तो हम यहाँ थे। मान लो अगर कोई 6 पर्सन है, ठीक है, 6 में से 5 जो हैं, 5 को नहीं पता कि 6th पर्सन जो है वो अपने साथ गन लेकर आया है। वहाँ पे रायोटिंग की सिचुएशन हो गई। वो लोग जहाँ पे गए थे, जिस काम से गए थे, जो भी सिचुएशन थी, वहाँ पे 6th पर्सन ने उसके पता था उसके पास गन है, तो जब ऐसा कुछ रहता है तो उसने चला भी दी, गुस्से में आके, द्वेष में आके उसने गन चला दी सामने वाली पार्टी पे। ओके, अब उसने गन तो चला दी तो 5 को नहीं टेंशन था, कुछ नहीं पता था कि 6th पर्सन के पास गन है। तो वो जो 5 है ना, वो सिर्फ अनलॉफुल असेंबली और रायोटिंग के तहत पनिशेबल होंगे। रायोटिंग मीन्स क्योंकि उन्होंने भी फोर्स यूज़ किया, तो उन लोग किस लिए पनिशेबल होंगे? वो लोग होंगे 147 में पनिशेबल। बट जो 6th पर्सन है जिसने गन चलाई
तो वो 148 के तहत पनिशेबल होगा, क्योंकि उसके पास गन थी भी। हाँ, उन पांचों को नॉलेज नहीं था, उनको नॉलेज या इंटेंशन कुछ नहीं पता था 6% का, इसलिए वो 147 में पनिशेबल होंगे, जिसमें सिर्फ 2 साल की सज़ा है। पर 148 में वो 6% पनिशेबल होगा, क्योंकि वो अपने साथ गन लेकर आया था, लेकर आया या चलाया जो भी, ठीक है। तो उसके लिए वो लेकर आया ही, सिर्फ लेकर आया है, इसीलिए वो पनिशेबल हो जाएगा। गॉट इट। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 148 भी होता है ख़त्म। अब हम आते हैं सेक्शन 152 पे, क्योंकि 149, 150 और 151 किससे डील करते हैं? वो करते हैं डील अनलॉफुल असेंबली से। ओके, तो हम आते हैं 152 पे। असॉल्टिंग मतलब हमला। वो कहाँ डिफाइन है? आईपीसी में सेक्शन 351। असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब बाधा क्रिएट करना। ओके, मतलब किसी चीज़ को करने से रोकना। असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट को रोक रहे हैं। असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग राइट एटसेट्रा। अब इसकी हिंदी क्या है 152 में? हाँ, लोक सेवक जब बलवा इत्यादि को दबा रहा हो इन द सेंस वो बंद करने का ट्राई कर रहा हो, खत्म करने का ट्राई कर रहा हो। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं whoever assaults or threatens, मतलब जो कोई हमला कर। हाँ, असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग जो हम सेक्शन 152 पढ़ रहे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वो कह रहा है whoever मतलब कोई भी पर्सन assaults और threatens to assault और obstructs और attempt, यहाँ पे attempt आ गया, attempt to obstruct any person, any public servant, यहाँ पे public servant है, any public servant in the discharge of duties, एनी डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, मतलब उसकी ड्यूटी जो है उसको करने में कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसको कोई अपनी ड्यूटी नहीं करने दे रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रोक रहा है, या उसके ऊपर हमला कर रहा है कि भाई तुम अपनी ड्यूटी नहीं करो। किस चीज़ में? एज सच पब्लिक सर्वेंट इज एंडिवरिंग टू डिस्पर्स अन अनलॉफुल असेंबली, जब वह डिस्पर्स करने जा रहा था क्या? अनलॉफुल असेंबली, कोई अनलॉफुल असेंबली थी जिसको वो डिस्पर्स करने जा रहा था। और टू सप्रेस अ रायट और एफरे मीन्स दंगा, ठीक है, राइट मीन्स बलवा, और यूजेस और थ्रेटन्स और अटेम्प्ट्स टू यूज क्रिमिनल फोर्स आईपीसी में कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 350 आईपीसी। असॉल्ट कहाँ है? 351 और क्रिमिनल फोर्स 350। ऐसे आप टर्म्स याद करते जाएंगे तो आपको इजीली बाद में लर्न हो जाएगी। Criminal force to such public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years और विद फाइन और विद बोथ। अब कोई अगर पब्लिक सर्वेंट है, मान लो इंस्पेक्टर है, जो उनकी ड्यूटी कर रहे थे, और उनकी ड्यूटी क्या थी? राइट को होने से रोकना। उनको पता है अपनी ड्यूटी करने जा रहे थे, वो अनलॉफुल असेंबली, यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली भी हो सकता है या राइट भी, उन दोनों को वो पब्लिक सर्वेंट बंद करने जा रहे थे, ख़त्म करने जा रहे थे, पर उसी बीच दूसरे लोग आते हैं और वो लोग उनको रोकते हैं कि पब्लिक सर्वेंट को उनकी ड्यूटी निभाने नहीं दे रहे। तो जो लोग ड्यूटी करने नहीं दे रहे पब्लिक सर्वेंट को, हमला कर रहे हैं उन पे, या उनको बाधा डाल रहे हैं कि वो ऐसी अच्छी चीज़ मतलब उनकी ड्यूटी ना करने दे, तो ये जो लोग हैं ना जो ऐसा कर रहे हैं वो किससे पनिशेबल होंगे? वो पनिशेबल होंगे 3 साल तक की सज़ा, कोई भी डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट से, मान लो सिंपल या रिगरस, विथ फाइन और विथ बोथ। ओके, तो यही हमारा सेक्शन 152 कहता है। अब मैं आपको इसकी हिंदी पढ़ देती हूँ। ये कहता है, जो कोई ऐसे किसी लोक सेवक पर जो विधि विरुद्ध जमाव किए बिखरने का या बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा हो, हमला करेगा या उसको हमले की धमकी देगा, हमला करेगा या उसको हमले की धमकी देगा, या उसके काम में बाधा डालेगा या बाधा डालने का प्रयत्न करेगा, या ऐसे लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या करने की धमकी देगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों में से दंडित किया जाएगा। गॉट इट? 3 साल तक की सजा विद फाइन और विद बोथ। गॉट इट?
बस हमारा 152 तो इतना ही कहता है, छोटा सा सेक्शन है, वो बस इतना ही कह रहा है कि अगर कोई पर्सन है वो पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी नहीं करने दे रहा है तो वो पनिशेबल होगा 3 साल तक की सज़ा से। अब हम आते हैं सेक्शन 153 आईपीसी। ओके, 153 आईपीसी का क्या कहता है? वॉन्टनली, यहाँ पे 2 टर्म है जो 153 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वही 2 वर्ड्स याद करने हैं, उससे हमें ये पूरा सेक्शन याद हो जाएगा। wantonly giving provocation with intent to cause riot, wantonly giving provocation, wantonly giving provocation यहाँ पे provoke करना हो गया, with intent, intention हो गया, to cause riot, to cause riot. okay, if rioting, इसके आगे भी यही है, if rioting be committed, if rioting नॉट कमिटेड, अगर कमिट हो जाती है तो क्या सिचुएशन होगी, अगर नहीं कमिट हुई तो क्या सिचुएशन होगी, इसका आप हिंदी सुन लो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसा प्रोवोक कर रहा है किसी पर्सन को कि तुम्हें राइट में शामिल होना चाहिए, तुम्हें राइट क्रिएट करना चाहिए, वो वॉन्टनली मतलब असावधानी पूर्वक किसी को प्रोवोक कर रहा है, अबेट कर रहा है कि तुम ऐसा करो, उकसा रहा है। गॉट इट? आप समझ रहे हो? अब देखो एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। हुएवर मेलिग्नेंटली, ये डायरेक्ट में ही क्या लिखा है, हुएवर मेलिग्नेंटली। अब मेलिग्नेंटली का हिंदी क्या होता है? दुराशय से। ओके, मैं आपको इसका हिंदी में डायरेक्ट लैंग्वेज भी बता दूंगी, बट पहला पीस सुनो। हुएवर मेलिग्नेंटली और वॉन्टनली बाय डूइंग एनीथिंग विच इज़ इलीगल, कुछ भी ऐसा इलीगल करके, मेलिग्नेंटली दुराशय से मतलब बैड इंटेंशन से, वो चाहता है, वो किसी को प्रोवोक कर रहा है कुछ भी इलीगल करके, कि ठीक है, gives provocation to any person intending or knowing it to be likely that such provocation will cause the offense of rioting to be committed shall। देखो, वो जानता है, एक पर्सन है, वो वॉन्टनली और मेलिग्नेंटली किसी पर्सन को प्रोवोक कर रहा है कि तुम्हें राइटिंग करना चाहिए, अगर तुम, और वो उसको पता है परिणाम कि अगर वो इस तरीके से प्रोवोक करेगा, या फिर हो सकता है वो डायरेक्ट राइटिंग के लिए नहीं बोल रहा, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। कई बार होता है ना, षड्यंत्र रचते हैं, तो वैसे आपस में भिड़ जाते, ऐसी कोई सिचुएशन होती नहीं है, पर वो तीसरा व्यक्ति आके उन 2 लोगों को भड़का देता है। ये इंडिया की सिचुएशन है, ठीक है, वो हमेशा साथ में रहते हैं, बस तीसरा व्यक्ति आके उनको भड़का देता है, यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फिर यही मैं कह रही हूँ, ये सेक्शन जो है 153, तो वो जो भड़काने का काम कर रहा है वो पनिशेबल होगा। अगर उसके भड़काने से कोई व्यक्ति मतलब उसके में उकसा तो दिया है, अब रायट क्रिएट हो रहा है तो क्या पनिशमेंट होगी, नहीं हो रहा है तो क्या पनिशमेंट होगी, क्योंकि भड़काना अपने आप में एक अपराध है, तो वो भले रायट क्रिएट हो या ना हो पर वो पनिशेबल तो होगा। तो क्या पनिशमेंट है, वो है 153 में बताई गई। हाँ, तो सुनो, whoever malignantly or wantonly by doing anything which is illegal gives provocation to any person intending or knowing it to be, उसको पता है कि उसके भड़काने से परिणाम क्या होगा, उसको पूरा नॉलेज है कि वो जो कर रहा है, वो जो बोल रहा है, उसका नतीजा क्या होगा, फिर भी वो कर रहा है, ठीक है। likely that such provocation will cause the offense of rioting to be committed shall, if the offense of rioting be committed, मतलब if the rioted जो commit है, बलवा commit हो गया है, in consequence of such provocation will be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year, मतलब उसको 1 साल तक की सज़ा मिलेगी। ओके, और विथ फाइन और विथ बोथ। ओके, मतलब उसको 1 साल तक की भड़काने के लिए सज़ा मिल सकेगी। अगर वो कमिट हो गए हैं, राइट कमिट हो गए हैं, तो 1 साल तक की सज़ा विथ फाइन
अब हिंदी डायरेक्ट लैंग्वेज में पढ़ देती हूँ हमको। बलवा करने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना, यदि बलवा किया जाए, यदि बलवा न किया जाए। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हम। जो कोई अवैध बात करने के द्वारा किसी व्यक्ति को परिद्वेष से या स्वैरिता से प्रकोप, यहाँ पे मैलिग्नेंटली को बोला है परिद्वेष, ओके, और वांटनली को बोला है स्वैरिता, हाँ, से प्रकोपित इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाएगा, ऐसे परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाएगा। यदि ऐसे प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी पनिशेबल है, और अगर राइट कमिट नहीं हुआ, बलवा कमिट नहीं हुआ तो 6 महीने तक की सजा। गॉट इट? देखो मैलिग्नेंटली का जो है, मैं आपको वर्ड बता देती हूँ कि मैलिग्नेंटली की जगह आप और क्या वर्ड्स यूज कर सकते हो। मैलिग्नेंटली यूज्ड इन दिस सेक्शन मीन्स अ काइंड ऑफ जनरल मेलाइज, an unlawful act done intentionally without any just cause or excuse or done out of enmity hostility। ये कई बार enmity के चलते भी किया जाता है या फिर hostility के चक्कर में भी किया जाता है, ठीक है। और wantonly जो है वो क्या वर्ड्स डिनोट करता है? wantonly किया जाता है something done thoughtlessly without bothering about the consequence or injustice। मतलब wantonly मतलब होता है कि कोई मैटर नहीं करता कि इसके consequences क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे, बस उन्होंने तो कर दिया, उनको बस करने से मतलब था, किसी को भड़काने से मतलब था, उनको जिसने किया है उसको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता कि उसका परिणाम देश पे क्या होगा, शहर पे क्या होगा, या लोगों पर क्या होगा, या दूसरे किसी पर भी क्या होगा, सिचुएशन पे क्या होगा, उनको बस अपने भड़काने से सेंस होता है। गॉट इट? एज इन वो बोलते हैं ना, चिंगारी आग पकड़ लेती है, बस वही सिचुएशन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। आईपीसी के नेक्स्ट सेक्शन है 154। हाँ, आईपीसी का सेक्शन 154 क्या कहता है? ओनर और ऑक्यूपायर, यहाँ से ना लाइबिलिटी जो होता है ना, लाइबिलिटी यानी कि दायित्व, वो बताएगा कि किसकी दायित्व होगा अगर कोई राइटिंग करवा रहा है, मतलब करवा नहीं रहा है, उसकी प्लेस पे हो रहा है। मान लो एक मकान मालिक है, उसने अपना घर दे दिया कि हाँ तुम पार्टी कर लो, और ऐसी सिचुएशन जैसे अभी की सिचुएशन लेते हैं हम, अभी क्या है, अभी लगा हुआ है 188 लगा हुआ है, पब्लिक ऑर्डर दे रखा है पब्लिक सर्वेंट ने, मतलब कि आप ग्रुप बना के इकट्ठा नहीं हो सकते, पार्टी नहीं कर सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते, ये सब चीज़ें चल रही कोरोना के चलते। गॉट इट? पर क्या हो रहा है, कई लोग पार्टी करना चाहते हैं, पब जैसे लोग पब जाते थे, अब उन्हें है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक कोई घर रेंट पे ले लेते हैं, ठीक है, रेंट पे ले लेते हैं और वहाँ पे पार्टी करते हैं, तो ये चीज़ इलीगल है। पार्टी कर रहे हैं पहला, क्योंकि अभी मना है, अभी आप लोग कहीं भी पार्टी नहीं कर सकते, 5 या 5 से अधिक लोग नहीं इकट्ठा हो सकते विथ, और उसके साथ आप अगर आप मास्क नहीं लगा रहे या सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें। गॉट इट? अब ये चीज़ हो रही हैगी, उसके बाद आप पार्टी कर रहे हो 5 से ज़्यादा लोग, क्योंकि यहाँ पे कोरोना का ज़्यादा टेंशन हो जाएगा, ठीक है, और 188 का आप पालन नहीं कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती है? इसमें जो ओनर ने जिसने घर रेंट पे दिया है ना, वो यहाँ पे लायबल होगा। जो 154 मैं आपको बता रही हूँ, उसका एग्जांपल ये दे रही हूँ मैं आपको, जिसने अपना रेंट पार्टी के लिए घर पे दिया, जिसने अपना घर रेंट पे दिया है, अपना घर पार्टी के लिए रेंट पर दिया है, तो जिसका जो ओनर है, जो मतलब जो अपना फ़ायदा देख रहा है इन सब चीज़ों में, वो जो होगा वो पनिशेबल होगा, इसकी लाइबिलिटी होगी। तो जो लाइबिलिटी बताई गई है ओनर की बताई गई है, वो 154 से बताई गई है 156 तक में, वो हम पढ़ते हैं। ओके, किसकी लाइबिलिटी होगी। तो सेक्शन 154 क्या कहता है आईपीसी का? ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच अन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड। ओके, अब इसका हिंदी क्या है, पहले एक बार और सुन लो। ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच अन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड, ठीक है। यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली आ रहेगा, अनलॉफुल असेंबली भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है, कि अगर वहाँ पे कोई फोर्स यूज हो रहा है या कुछ वायलेंस हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे राइटिंग भी अप्लाई हो जाएगा। अनलॉफुल तो है ही सही। तो 154 का हिंदी पढ़ते हम। उस भूमि का स्वामी या अभियोगी जिसका विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। उस भूमि का स्वामी मतलब ओनर, ओके, या अभियोगी
ओके, या जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया, जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। अब ये क्या एक्सप्लेन करता है, वेन एवर एनी अनलॉफुल असेंबली और राइट। देखो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, उसने बैरेक लैंग्वेज में जो लाइन होती है हमारी फर्स्ट, उसमें सिर्फ अनलॉफुल असेंबली का जिक्र किया है, पर एक्सप्लेनेशन में उसने राइट भी लिख दिया है, वेन एवर एनी अनलॉफुल असेंबली और राइट। ठीक है, तो ये राइट से भी डील करता है। टेक्स प्लेस द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड अपॉन विच such unlawful assembly is held or such riot is committed, and any person having or claiming an interest in such land shall be punishable with fine not exceeding 1000 rupees। मतलब कि वो जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, जिसका कोई भी इंटरेस्ट है उसको रेंट पे देने में या कुछ भी, ठीक है, तो वो उसको 1000 तक का पनिशमेंट दिया जाएगा, मतलब 1000 फाइन उसको पे करना होगा। ओके, इफ़ ही और हिज एजेंट, मतलब वो जो ओनर है उसके एजेंट या मैनेजर को भी नॉलेज है, ठीक है, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो रोके उस पार्टी को होने से, या फिर कोई भी राइटिंग या अनलॉफुल असेंबली होने से रोके। ठीक है, तो knowing that such offense is being or has been committed or having reason to believe it is likely to be committed, उनको पता था कि ये ऑफेंस कमिट हो सकता था। डू नॉट गिव द अर्लीस्ट नोटिस, उन्होंने पहले पुलिस ऑफिसर्स को कोई पहले नोटिस नहीं दिया, अर्लीस्ट नोटिस नहीं दिया। ठीक है, देयर फॉर इन हिज और देयर पावर टू द प्रिंसिपल ऑफिसर एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड डू नॉट इन द केस ऑफ हिज और देयर हैविंग रीजन टू बिलीव दैट इट वॉज अबाउट टू बी कमिटेड। मतलब उनको पता है, नॉलेज है कि यहाँ पे ऑफेंस हो रहा है या होने वाला है, उसके बावजूद वो जो एजेंट है या मैनेजर है उस लैंड के, उन्होंने प्री नोटिस नहीं दिया, मतलब पहले से प्रायर नोटिस नहीं दिया पुलिस ऑफिसर को कि आप आए यहाँ पे असेंबली होने से रोके या राइट होने से रोके। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी एजेंट की भी और मैनेजर की भी कि वो अपनी लैंड पे उस ये सब चीज़ें ना होने दे, पर उनको नोटिस देना था कि पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पे सिचुएशन होने वाली है तो आप रोकें, पर उन्होंने अगर नहीं किया तो ऑल लॉफुल मीन्स इन हिज और देयर पावर टू प्रिवेंट इट, जब जितनी उनकी पावर थी रोकने की उन्होंने वो चीज़ अप्लाई नहीं की। एंड इन द इवेंट ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस डू नॉट यूज ऑल लॉफुल मीन्स, वो जो भी लॉफुल कर सकते थे उन्होंने वो नहीं किया। इन हिज और देयर पावर टू डिस्पर्स और सप्रेस द राइट और अनलॉफुल असेंबली, डिस्पर्स करने के लिए, सप्रेस करने के लिए उस अनलॉफुल असेंबली को या फिर राइट को रोकने के लिए जो भी वो लोग कर सकते थे, अगर उन्होंने नहीं किया तो उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी, 1000 तक का फाइन। अब इसका मैं आपको हिंदी में और बता देती हूँ। पहले आप लोग इसके इसेंशियल पढ़ लो, इस सेक्शन के 154 के 3 इसेंशियल है जिससे डील करता है ये सेक्शन। ठीक है, द ओनर और ऑक्यूपायर मे बी हेल्ड लाइबल अंडर दिस सेक्शन इन 3 सिचुएशंस। अब वो 3 सिचुएशंस क्या हैं? फर्स्ट है वेयर ही और हिज एजेंट और मैनेजर omits to give notice of an unlawful assembly or a riot to the police officer। मतलब जो ओनर है उसका एजेंट या ऑक्यूपायर जो है उन्होंने ओमिट कर दिया, चूक कर दी, उनको जो काम करना था वो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने चूक कर दी। ओके, टू गिव नोटिस और एन अनलॉफुल असेंबली, उन्होंने नोटिस प्रोवाइड कराना था पुलिस स्टेशन में कि यहाँ पे ये असेंबली होने वाली है, उन्होंने वो नोटिस पहले से नहीं दिया पुलिस स्टेशन में कि यहाँ पे ये सब चीज़ें होने वाली है, अनलॉफुल असेंबली या राइट। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन ये हो गई। सेकेंड, डज नॉट यूज लॉफुल मीन्स टू डिस्पर्स और सप्रेस द अनलॉफुल असेंबली और राइट। डज नॉट यूज लॉफुल मीन्स टू डिस्पर्स और सप्रेस द अनलॉफुल असेंबली और राइट। उनको ख़त्म लॉफुल तरीके से, कुछ भी लीगल तरीके से उस असेंबली को या फिर राइट को ख़त्म करना था, पर उन्होंने वो चीज़ें यूज़ नहीं की, कोई भी मीन्स यूज़ नहीं किया, कोई भी लॉफुल मीन्स यूज़ नहीं किया कि ये अनलॉफुल असेंबली या राइट ख़त्म हो जाए। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड सिचुएशन क्या बोलती है? नेग्लेक्ट्स टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द सेम। उन्होंने ये सब चीज़ें रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए नेग्लेक्ट कर दी, जितनी भी चीज़ें वो कर सकते थे उन चीज़ों का नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, तो ये सब चीज़ें 154 में। अब इसका हिंदी में आपको बता देती हूँ क्या कहता है ये। कभी कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा हो, तब जिस भूमि पर ऐसा विधि विरुद्ध जमाव हो या ऐसा बलवा किया जाए, उसका स्वामी या अभियोगी ऐसी भूमि में हित रखने वाला या हित रखने का दावा करने वाला व्यक्ति 1000 रुपये से अनाधिक जुर्माने से दंडनीय होगा, उसको 1000 तक का पनिशमेंट मिलेगा। यदि वह
यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक यह जानते हुए भी कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है भी है, ओके, या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा अपराध का किया जाना संभाव्य है, उस बात को अपनी शक्ति भर शीघ्रतम सूचना निकटतम पुलिस थाने के प्रधान ऑफिसर को ना दे, या उस दिशा में जिसमें कि उसे या उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि वह लगभग किया हो या जाने वाला हो, अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग उसका निवारण करने के लिए नहीं करता या करते, और उसके हो जाने पर अपनी विधि विरुद्ध जमाव को बिखेरने या बलवे को दबाने के लिए उपयोग नहीं करता, तो यहाँ पे उसको 1000 का पनिशमेंट मिलेगा। अब हम आते हैं सेक्शन 155 पे। आईपीसी का सेक्शन 155 क्या कहता है? ये सिर्फ राइट से डील करता है, ठीक है, ये पर्टिकुलरली राइट से, इसमें अनलॉफुल असेंबली नहीं आएगा। जैसे हमने 154 पढ़ा था अनलॉफुल असेंबली विथ राइट, यहाँ पे सिर्फ राइट होगा, सिर्फ बलवा। क्या कहता है? लाइबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड, whenever a right is committed for the benefit or on behalf, मतलब देखो, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड, कोई पर्सन है उसके पर्टिकुलर फायदे के लिए राइट हो रहा है कमिट, तो वो जो पर्सन है जिसके फायदे के लिए ये सब चीज़ें हो रही है वो भी पनिशेबल होगा। उसकी क्या पनिशमेंट होगी वो देखते हैं। पहले तो देखो, कोई पर्टिकुलर पर्सन के फायदे के लिए भी ये चीज़ की जा सकती है। दूसरा, अगर कोई ओनर है, वही उसी का फायदा है सबसे ज़्यादा, मान लो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसी के घर में पार्टी हो रही है एज एन, ठीक है, तो उसको तो प्रॉफिट है, उसको रेंट मिल रहेगा, बाकी सबको तो कोई फायदा नहीं है, पर सिर्फ उसको फायदा है। तो उस जो ओनर है उसके जो फायदे हैं, तो ओनर को, वो ओनर जो है उसको पनिशमेंट मिलेगा क्योंकि सिर्फ उसी का फायदा है, ठीक है। तो ये क्या कहता है? जो भी पर्सन उस लैंड पे अपना इंटरेस्ट बताता है, उसका दावा करता है कि वो यहाँ का मालिक है या फिर होगा, उसका पूरा यहाँ पे है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, तो वो पनिशेबल होगा विथ फाइन if he or his agent or manager having reason to believe that such riot was likely to be committed, or that the unlawful assembly by which such riot was committed was likely to be held, shall not respectively use all lawful means in his or their power to prevent such assembly or riot from taking place। ठीक है, देखो, इसमें अनलिमिटेड फाइन बताया गया, इसमें सिर्फ यही चीज़ बताई गई है। जैसे पहले वाले में 154 में हमने पढ़ा था कि 1000 तक का फाइन लगेगा। अब ये जो है ना 155, ये कह रहा है कि इसमें अनलिमिटेड फाइन लग सकता है। ये पूरा सेक्शन 154 जैसा ही है, बस इसमें इतनी सी बात बोली गई कि राइट से किसी पर्टिकुलर पर्सन को फ़ायदा हो रहा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन को ही फ़ायदा हो रहा है, तो उसके ऊपर अनलिमिटेड फाइन लगाया जा सकता है। बस इतनी सी बात है, बाकी ये पूरा 154 जैसा है। ओके, अब हम आते हैं 156 पे। आईपीसी का सेक्शन 156 क्या कहता है? देखो, 154, 155, 156 आईपीसी का है, वो तीनों एक जैसे हैं। 154, 155, 156, बस हल्का हल्का सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे 154 में अनलॉफुल असेंबली और राइट था, 155 में पर्टिकुलरली सिर्फ राइट था, और उसमें एक पर्टिकुलर पर्सन को फ़ायदा हो रहा है, तो उसके ऊपर अनलिमिटेड फाइन लगाया जा सकता है। गॉट इट? यहाँ पे हम आते हैं 156 पे। आईपीसी का 156 कहता है लाइबिलिटी ऑफ एजेंट और ओनर, लाइबिलिटी ऑफ एजेंट और ओनर और ऑक्यूपायर फॉर हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड। अब यहाँ पे एजेंट और ओनर की एजेंट, ओनर या ऑक्यूपायर की लाइबिलिटी बताई गई है, ठीक है, जहाँ पे राइट कमिट हुआ हैगा। अब इसकी हिंदी क्या है? उस स्वामी या अभियोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। यह एक्सप्लेन करता है whenever a right is committed for the benefit or on behalf of any person who is the owner or occupier of any land respecting which such right takes place, or who claims any interest in such land or in the subject of any dispute which gave rise to the right, who has accepted or deprived any benefit, मतलब किसी ने, कोई भी पर्सन है, एजेंट है, ओनर है या ऑक्यूपायर है उस लैंड का, उसने कोई भी फ़ायदा लिया है उस राइट से उसको जो भी बेनिफिट हो रहा है उसने उसमें से पार्ट लिया है या पूरा बेनिफिट ही उसने लिया है, तो उसकी पूरी लाइबिलिटी होगी, ठीक है। वो उसको फाइन क्या, शैल बी पनिशेबल विथ फाइन, यहाँ पे भी फाइन से ही पनिशेबल है वो, इफ सच एजेंट और मैनेजर हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच राइट वॉज लाइकली टू बी कमिटेड और दैट द अनलॉफुल
unlawful assembly by which such riot was committed was likely to be held shall not use all lawful means in his power। बस यहाँ पे इन तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है कि इन तीनों सेक्शन में अनलॉफुल मतलब लॉफुल तरीके से वो जो भी रोक सकता था ये असेंबली को होने से रोक सकता था, पर उसने नहीं रोका, तब वो पनिशेबल हुआ। उसकी जितना कंट्रोल था, जितनी पावर थी, उतना उसने यूज़ नहीं किया इस अनलॉफुल असेंबली को होने से या फिर राइट को होने से रोकने के लिए, उसने यूज़ नहीं किया उन मीन्स को, तो फिर वो पनिशेबल होगा फाइन से, वरना नहीं होगा। ठीक है। ऑल लॉफुल मीन्स इन हिज पावर टू प्रिवेंट सच राइट और असेंबली फ्रॉम टेकिंग प्लेस ऑन सप्रेसिंग और डिस्पर्स द सेम। It is established that it was within their power to prevent the riot or unlawful assembly taking place or dispersing them। वो पनिशेबल इसलिए हैं क्योंकि उनके पास पावर थी कि वो ऐसा ऑफेंस होने से रोके, पर उन्होंने अपनी उस पावर का यूज़ नहीं किया। और हर सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑफेंस होने से रोके। अगर वो ऑफेंस होने से नहीं रोक रहा, राइट होने से नहीं रोक रहा, अनलॉफुल असेंबली होने से नहीं रोक रहा, तो वो पनिशेबल है। अब मैं कमेंट्स ऑन कर देती हूँ 2 मिनट के लिए, फिर हम क्लास आज का बंद करते हैं। यहाँ पे हमारा राइट जो है वो ख़त्म होता है, बलवा होता है ख़त्म। ठीक है। कल हम एफरे पढ़ेंगे और पर्टिकुलर 2 सेक्शन है वो क्लासेस से डील करते हैं, वो पढ़ेंगे। गॉट इट। राइट भी हमारा होता है आज ख़त्म। किसी को कोई डाउट है तो वो आप आज के वीडियो में पोस्ट कर देना। आप लोग डाउट जो होते हैं ना वो लिख के रख लिया करो अपनी कॉपी में, और उसके बाद आपके हमारे जो वीडियो होते हैं उसमें आप लोग सेंड कर देना। ओके। किसी को कोई डाउट? आज का सेशन कैसा था? डाउट तो खैर आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। ओके। ठीक है, फिर हम आज की क्लास यहीं करते हैं एंड। बाय बाय।